हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि अब आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम समय रह गया है, तो ऐसे में आपका तैयारी जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको साइंस यानी कि विज्ञान का 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि सीधा सीधी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यहां पर मैं आपको जितने सारा जो क्वेश्चंस बताऊंगा सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्यारे बच्चों आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये सब क्वेश्चन आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए 2 नंबर का हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, जिसको आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। तो देखते हैं एक एक प्रश्न को मैं यहां पर आपको समझा करके बिल्कुल अच्छे तरीके से बता देता हूं और आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपका पहला नंबर का सवाल है जो कि आपका साइंस का गेस प्रश्न है, ठीक है। पहली बात आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका पूछा जा चुका है। तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। आप लोग को तो पता ही होगा कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो गाड़ी चलती है तो उसके बगल में जो आपका दर्पण लगा हुआ होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो दर्पण है वो उत्तल दर्पण ही क्यों है, वो आपको कह रहा है यहां पर उपयोग को लिखने के लिए, ठीक है, कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में जो क्यों किया जाता है। तो आइए इसका आंसर हम लोग कैसे लिख करके आएंगे ताकि अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का रहे तो हम लोग को 2 में से 2 एकदम पूरा मिले। तो देखिए हम लोग यहां पर लिखेंगे कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें वस्तु का हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपको तो एक बात पता ही होगा कि उत्तल दर्पण में हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। अगर मान करके चलिए कि कोई ड्राइवर है और बगल के शीशे में देख रहा है पीछे वाला गाड़ी को, और मान के चलिए कि उसमें उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको देखने में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। पीछे से जो जितना भी गाड़ी है वो सबके सब उल्टा दिखेगा तो और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो यहां पर खासियत क्या है कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है कि दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, तथा उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र के प्रतिबिंब का भी निर्माण होता है। देखिए समतल दर्पण हमारे घरों में जो होता है उसमें क्या होता है कि जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। तो मान करके चलिए कि जैसे ये आपका शीशा है और इसके पीछे आपका ढेर सारा गाड़ियां हैं, तो सभी गाड़ियों का क्या करता है कि छोटा इमेज बना करके इस छोटे से दर्पण में क्या कर देता है, दिखा देता है, जिससे ड्राइवर क्या करता है कि पीछे के सभी गाड़ियों को अच्छे तरीके से देख लेता है, ठीक है। और जिससे चालक हम लोग ड्राइवर को ही कहते हैं, तो जिससे चालक को पीछे की वस्तुओं को देखने में क्या होती है, सुविधा होती है। इसी वजह से साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बस इतना आपको लिख करके चलाना है और 2 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह जो आपका पहला नंबर का प्रश्न है इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगला नंबर प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न में बाबू कह रहा है कि बिजली के बल्बों में हवा को निकालकर, बिजली का जो बल्ब होता है, यहां पर देखिए बल्ब है और आपके घर में भी लगा हुआ होगा, तो कह रहा है कि बिजली का जो बल्ब होता है इसमें से हवा रहता है, ठीक है, लेकिन हवा को निकाल करके क्या किया जाता है कि उसमें अक्रिय गैस भर दिया जाता है। कौन सा गैस? अक्रिय गैस भर दिया जाता है। लेकिन कह रहा है कि क्यों भर दिया जाता है अक्रिय गैस, इसका जवाब आपको देना है। तो हम लोग देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिएगा जरा एकदम ध्यान से। लिखेंगे कि बिजली के बल्ब में हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस, उसी को कहते हैं निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, क्योंकि विद्युत बल्ब में लगा टंगस्टन का धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। यहां पर देखिए एक बल्ब में जो है इस प्रकार का होता है, आपको पता होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं टंगस्टन। क्या बोलते हैं? टंगस्टन। ये टंगस्टन का होता है, ठीक है, और यही आपका जलता है। तो यह जो टंगस्टन का धातु होता है ये क्या करता है कि जैसे इसके संपर्क में हवा आता है तो हवा से ये अभिक्रिया कर लेता है। तो हवा से अभिक्रिया से बचने के लिए क्या करते हैं कि इससे हवा को निकाल देते हैं और उसके बाद इसमें निष्क्रिय गैस भर देते हैं। ऐसा गैस भर देते हैं जो कि इस टंगस्टन से अभिक्रिया नहीं करे। तो इससे आपका क्या होता है कि बल्ब एकदम सेफ रहता है, कभी आपका जो जल्दी फ्यूज नहीं होता है लेकिन बहुत जल्दी फ्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो कह रहे कि जिससे बचने के लिए हवा को निकाल करके उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है, ठीक है, नहीं तो आपका बल्ब बार फ्यूज हो जाएगा। आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि ये जो आपका ऊपर की तरफ रहता है, कभी कभार अगर ये ढीला ढकाल हो जाता है तो क्या होता है कि बल्ब के अंदर हवा घुस जाता है, ठीक है, और जैसे हवा घुसेगा तो समझिए कि बल्ब आपका फ्यूज होना ही होना है, क्योंकि हवा से ये क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। चलिए तो बस इतना ही इसमें आपको लिखना है कि बिजली के बल्ब में हवा को निकाल करके निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है, क्योंकि विद्युत बल्ब में लगा जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन का धातु होता है, वो ऑक्सीजन से भी क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, जिसे बचने के लिए हवा को निकाल करके उसमें अक्रिय गैस भर दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला नंबर देखिएगा जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ही ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको जितना प्रश्न बता रहा हूं एकदम सभी प्रश्न को अच्छे से एकदम रट जाइएगा। करे ओम के नियम को लिखे, ये आपका 2 नंबर का, सत्यापित करने के लिए रहेगा तो आपको 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कर आपको लिखने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहली बात तो लिखेंगे कि ओम के नियम के अनुसार, अब ओम का नियम जो है उसको लिखना है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि नियत ताप पर, नियत ताप कहने का मतलब होता है कि एकदम निश्चित तापमान, जैसे कि अगर मान के चलिए कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही आपको रखना है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करना है। तो कह रहे कि नियत ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। कह रहे कि नियत ताप पर किसी भी चालक में प्रवाहित अगर विद्युत धारा मान के चलिए आपका आई है और चालक में उत्पन्न विभवांतर आपका भी है, तो आई जो होगा वो एकदम बिल्कुल भी के क्या होगा, समानुपाती। यानी कि जैसे ही हमारा विभवांतर बढ़ेगा वैसे ही हमारा क्या होगा, करंट बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, यही हमारा क्या है, ओम का नियम है और आप लोग को पता भी होगा। अगर हम इसको समीकरण में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो लिख देना है कि यदि किसी चालक तार में नियत ताप पर प्रवाहित विद्युत धारा आई है और उसमें से उत्पन्न विभवांतर मान के चलिए भी है, मान के चलिए कि हमारा तार है। ठीक है, ये हमारा तार है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई और इसमें से उत्पन्न विभवांतर आपका भी है। तो ये कह रहा है कि आई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी के, यानी कि जैसे जैसे हमारा जो है विद्युत धारा बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर क्या होगा, इसका बढ़ेगा। तो हम तो ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आई बढ़ेगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये समानुपाती हटाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, तो समानुपाती हटा के यहाँ पर देखिए भी और यहाँ पर हम लिख दिए बराबर और यहाँ पर कांस्टेंट के जगह पे हम लिखे हैं आर। अब ये आर क्या है, जहां आर जो है चालक तार का आपका प्रतिरोध है और यहाँ पर आपको पता है एक फॉर्मूला मिलता है आर बराबर भी बटा आई, और आई क्या है आपका रेसिस्टेंस, यानी कि जिसको आप लोग प्रतिरोध भी कहते हो। ठीक है, और यही तो है आपका ओम का नियम, बस इतना ही आपको लिख करके चल आना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ओम का नियम को आपको क्या लिखना है, पहले तो लिखना है ओम के नियम के अनुसार, उसके बाद ये लिखना है कि नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, और नीचे में आपको ये समीकरण बना देना है। ठीक है, 2 नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 में देखिए आपका क्या कह रहा है, ये भी एकदम आपका वीआई एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो आपका अधिकांश बार पूछा ही जाता है। करें प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है, उन दोनों नियम को लिखना है और इसे किरण आरेख से भी दर्शाइए। और नियम सिर्फ लिखना नहीं है, उसे किरण आरेख से भी दर्शाना है कि कहां पर आपका आपतित किरण है, कहां पे परावर्तित किरण है, कहां पे विलंब है, सब कुछ दर्शाना भी है। ठीक है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो यहां पर देखिए हम कैसे लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम है जो कुछ इस प्रकार है। पहला नियम हम लिख रहे हैं, पहला नियम में आपको लिख देना है कि आपतित किरण यानी कि आने वाला किरण, ये देखिए आपका आपतित किरण है। ठीक है, फिगर भी यहां पर आपका बना हुआ है और आप लोग भी कॉपी में ऐसे ही फिगर बना दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो नंबर काट लेगा। कह रहे कि आपतित किरण, आपतित किरण, उसके बाद आपका परावर्तित किरण, आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, परावर्तित किरण मतलब लौटने वाला किरण, और आपतन बिंदु यानी कि जहां पर आपतित किरण आता है उस बिंदु पर से अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो वो आपका अभिलंब कहलाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब को क्या, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो अगर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या फिर अभिलंब एक ही बात है, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों को देखिए एक ही तरफ आपका है। ठीक है, और दूसरा नियम तो सभी बच्चों को याद रहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये देखिए आपका आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं और ये आपका हो गया परावर्तन कोण। तो ये दोनों के दोनों आपका क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि आई बराबर आपका आर, आई आपका क्या है आपतन कोण और आपका आर क्या है परावर्तन कोण है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से लिख करके आइएगा, इससे भी आपको 2 नंबर मिलेगा। चलिए आगे देखिए आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि विद्युत धारा एवं प्रतिरोध को परिभाषित करिए। परिभाषा भी आपका सीधे सीधे पूछेगा। ठीक है, और कह रहा है इसका मात्रक को भी लिखिए, तो इसका मात्रक भी आपको लिखना है। विद्युत धारा का परिभाषा मात्रक लिखिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, प्रतिरोध का लिखिएगा तो आपको 1 नंबर और मिलेगा, दोनों का मिला करके 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, सभी स्टूडेंट को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन या फिर आवेशों के सतत मतलब लगातार, तो इलेक्ट्रॉन या आवेशों के सतत प्रवाह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जो हमारा वायर होता है, जो हमारा तार होता है, उसमें करंट बहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपका बहते रहता है, तो समझिए आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रक तो आपको याद ही होगा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं।
अब आइए हम लोग देते हैं प्रतिरोध का परिभाषा। तो प्रतिरोध का परिभाषा क्या है, कह रहे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के विद्युत धारा की दिशा में उत्पन्न अवरोध को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको कितना अच्छे तरीके से समझाया था, एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए कि आपका ये तार है, ठीक है, और इसमें से अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से बहेगा तो समझिए करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई एक ऐसा आ जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को बहने नहीं देता, वही आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे कि आपका तांबा हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका मान के चलिए कि चांदी हो गया, तो यहां पर चांदी का जो प्रतिरोध है कम है, तांबा का प्रतिरोध ज्यादा है, यानी कि इससे आपको यह पता चलता है कि प्रतिरोध मतलब रोकने वाला, तो चांदी में कोई रोकने वाला नहीं है करंट को, इसीलिए चांदी का जो कह सकते हैं कि प्रतिरोधन क्षमता होता है वो कम होता है, यानी कि इससे करंट आपका जल्दी जल्दी पास होगा, इसीलिए चांदी को सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक भी माना जाता है। ठीक है, और तांबा जो है आपका ये विद्युत का कम सुचालक है चांदी की अपेक्षा में, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन को रोकने वाला होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। और प्रतिरोध का अगर एसआई मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम, इस तरीके से आपको लिख देना। ठीक, चलिए, तो इसका भी आंसर आप लोग लिख करके चलाइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका मानव जो हमारा नेत्र है दूसरा नंबर का चैप्टर से है। कह रहे कि मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, इसके निवारण के उपयोगों को लिखिए। तो देखिए, दृष्टि दोष सबसे पहली बात हमें लिखना है। ठीक है, कि मानव में जो हमारा दृष्टि दोष होता है वो क्या है। तो कह रहे कि कुछ बड़े छोटे कारणों के कारण नेत्र, यानी कि आंख जिसको आप लोग कहते हैं, तो कुछ बड़े छोटे कारणों के कारण नेत्र क्या करता है कि दूर स्थित या फिर निकट स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा रेटिना पर नहीं बना पाता है। क्योंकि एक बात तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तभी वो हमको दिखता है, और नहीं तो फिर नहीं दिखता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभार छोटे बड़े समस्या के कारण हमारा जो नेत्र है वो कभी निकट स्थित वस्तु का या फिर कभी दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बना पाता है, जिससे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और यह जो दृष्टि दोष होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। पहला हो गया निकट दृष्टि दोष, दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, उसके बाद जरा दृष्टि दोष, उसके बाद आपका अबिंदुता। अच्छा, इसका निवारण कौन सा लेंस से किया जाता है वो भी यहाँ पर आपका लिखा गया है, तो ये भी देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। ये दोनों ऊपर वाला जो एकदम हरदम पूछेगा इसको आप लोग एकदम रट जाइएगा। ठीक है, इन दोनों को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है बायफोकल लेंस। जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि इसमें आपका जो है ज्यादा दूर का वस्तु भी नहीं दिखेगा, ज्यादा नजदीक का भी वस्तु नहीं दिखेगा। ठीक है, और अबिंदुकता में यहाँ पर हम लोग लगाते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, जिसको हम लोग बेलनाकार लेंस भी कहते हैं। ठीक, चलिए, तो ये भी आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 की तरफ। और 7 नंबर में देखिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कह रहे फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखिए। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को लिखिए। तो देखिएगा जरा ध्यान से, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम हम लोग कैसे लिखेंगे। कह रहे फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार कह रहे कि यदि बाएं हाथ की तर्जनी, तर्जनी बोलते हैं अंगूठे के बगल वाला अंगुली को, ठीक है, तो यदि कह रहा है कि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा बोलते हैं बीच वाला अंगुली को, ये देखिए आपका तर्जनी है और ये देखिए आपका मध्यमा है। ठीक है, तो अगर यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को परस्पर लंब मानकर, देखिए तीनों को लंब मान लिया है। ठीक है, ये वाला उंगली जो है बिल्कुल आपका आपके तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, ये आपका इधर की तरफ है। ठीक है, तब सोच करके देखिए कि हर एक के बीच कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो कह रहा है कि यदि बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंब मान लिया जाए और तर्जनी की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए तर्जनी की दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तथा मध्यमा की दिशा में विद्युत धारा लिया जाए, ये देखिए मध्यमा है, इसकी दिशा में विद्युत धारा लिया जा रहा है, तो कह रहे अंगूठे की दिशा में क्या रहेगा, तो अंगूठे की दिशा में आपका बल रहेगा। ठीक है, इधर ही आपका बल लगेगा। ठीक है, इधर आपका क्या लगेगा, बल लगेगा। और यही आपका क्या है, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम है। बस इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इससे आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक, और अगर आपको फिगर बनाने के लिए आएगा तो फिगर बना दीजिएगा, नहीं तो वो सिर्फ बोला आपको नियम लिखने के लिए, तो अगर आप लिख भी देंगे तब भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 में कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस तथा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। एकदम बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, यहां से तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी। देखिए अपसारी मतलब होता है फैलाना, और यहाँ पर जो उत्तल जो इसको बोलते हैं अभिसारी मतलब इकट्ठा करना। तो कह रहे कि अवतल लेंस को जो है फैलाने वाला बोलते हैं और उत्तल लेंस को जो है एक जगह पर इकट्ठा करने वाला बोलते हैं। क्यों, देखिए
कह रहे कि अवतल लेंस से जो प्रधान अक्ष है, ठीक है, अवतल लेंस में जो प्रधान अक्ष है इसके समांतर अगर हम प्रकाश की किरणें को लाते हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होता है कि एक बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे में आपका अवतल लेंस है, नीचे में जो आप देख रहे हैं ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये आपका उत्तल है। तो नीचे में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी प्रकाश की किरण आ रहा है लेंस से अपवर्तन के बाद देखिए फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसीलिए इसको हम लोग अपसारी बोलते हैं, क्योंकि अपसारी मतलब होता है फैलाना। और उत्तल लेंस में हमारा क्या हो रहा है कि इसमें जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण आ रहा है यहाँ से एक बिंदु पर मिल रहा है, देखिए दिख रहा है सभी बच्चों को, तो एक बिंदु पर मिल रहा है। तो एक बिंदु पर मिलना को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारित, यानी कि इकट्ठा करना एक जगह पर, ठीक है। तो इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका हो ही जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें कि उस युक्ति, युक्ति मतलब आपका होता है यंत्र, युक्ति मतलब आपका क्या होता है, यंत्र होता है। करें उस यंत्र का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। तो बस एक यहां पर मैं आपको यंत्र बता देता हूं, उस यंत्र का नाम है बैटरी। यह एक ऐसा युक्ति है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा चालक में, चालक मतलब तार जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, तो जिसके द्वारा चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि बैटरी से हम चालक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर पैदा कर सकते हैं, ठीक है। विभवांतर जो बनाए रखने में सहायता पहुंचाता है। तो बस इतना ही आपको लिखना है। चलिए अब लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, करें कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका होता है, ठीक है। यहां पर देखिए आपका विभक्त वलय रहता है, ये देखिए आपका लिखा हुआ भी है, ये आपका क्या विभक्त वलय है, ठीक है, विभक्त वलय। तो विद्युत मोटर का ये जो आप देख रहे हैं अंदर का ये संरचना है। तो कह रहे हैं कि विद्युत मोटर में जो विभक्त वलय रहता है इसका क्या भूमिका है। तो हम लोग लिखेंगे कि विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन, दिक् परिवर्तन का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। करें विद्युत मोटर में विभक्त वलय जो होता है वो दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दिक् परिवर्तन का मतलब ये है कि दिशा में बदलाव करना, क्या, दिशा में बदलाव करना, ठीक है, वही आपका दिक् परिवर्तन कहलाता है। यह परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करता है। यह मतलब कौन, विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या करता है कि परिपथ में, यानी कि पूरा जो हमारा सर्किट है विद्युत मोटर के अंदर, उसके परिपथ में विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा को क्या करता है, वो बदलते रहता है, यानी कि नियंत्रित करते रहता है, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है, यहां से आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में मैंने आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए 2 नंबर वाला, ठीक है, 10 लघु उत्तरीय क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं। हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे तरीके से। और अगला वाला जो वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा वो मैं संस्कृत का लेकर के आऊंगा, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में बच्चों को बहुत डर लगता है। तो अगला मैं लेकर के आ जाऊंगा संस्कृत वाला, ठीक है, कि संस्कृत में आपका कौन कौन गेस क्वेश्चन है वो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक एक प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आपको इस नंबर पर मिलेगा, मैं मैसेज कर दीजिएगा 7482089981। इस पर आप लोग मैसेज करिएगा, आपको जो है पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में 7482089981 पर इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलता है आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।